अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं, दिन ब दिन हालात बिगड़ रहे हैं, बेहतर नहीं हो रहे। और इसके साथ अब ये ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान के 2 सीनियर जर्नलिस्ट को भी कत्ल करने की मनसूबाबंदी की जा चुकी है। और उनमें से एक जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके कत्ल के लिए सिंध से कातिल हायर किए गए हैं। और दूसरी खबर इसके अलावा ये है कि आसिफ ज़रदारी साहब के बारे में ये अफ़वाह है, अभी मैं इसकी तस्दीक कर रहा हूँ। उन्होंने एक सीनियर एक मिनिस्टर हैं, उनसे तमाम जायदादें उन्होंने वापस ले ली हैं और जो उन्होंने अपनी वजारत में कमाया था वो उनसे वापस लिया जा चुका है। अब ये सारी सूरत हाल मैं आपके सामने रखूँगा एक एक करके। और इसके साथ सिंध के अंदर अमन अमान की जो सूरत हाल है वो बहुत बिगड़ चुकी है। 80 की दहाई वाली सूरत हाल सिंध के अंदर है कि आप रात को या शाम में सूरज गुरूब होने के बाद जो है वो आप कशमोर, शिकारपुर, कंदकोट, जैकबाबाद, घोटकी के रास्तों पर सफ़र नहीं कर सकते और वही प्रॉब्लम वापस शुरू हो चुकी है। तो बहरहाल शुरू करते हैं। एक तो ये हकीकत है कि जिस मुल्क के अंदर जजेस महफूज ना हों, सियासतदान महफूज ना हों, बेनज़ीर भुट्टो, मुर्तज़ा भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, इस समेत और भी अगर आप देखेंगे तो कई लोग हैं जो मारे जा चुके, कत्ल किए गए। और एक सिंध का बहुत बड़ा नाम था, सिंध की कौम परस्त सियासत का, जिनकी सियासत का नज़रिया चाहे साईं जी एम सैद का था कि भाई हम अलग होना चाहते हैं क्योंकि हमसे धोखेबाजी हो गई। अब उनसे कोई इत्तेफाक करे ना करे वो अलग बात है, लेकिन उनके फ़लसफ़े या उनकी सियासी एक नज़रे को ज़िंदा रखने वाले बशीर कुरैशी को भी इस तरह से स्लो पॉइज़न दिया गया, जिस पॉइज़न का नाम इमरान खान ने कई बार ज़िक्र भी किया कि एक ऐसा भी ज़हर है जो छूने से भी आप उसके कुछ वक्त के बाद मर सकते हो। तो बशीर खान कुरैशी को भी 12 साल पहले इस तरह से एक स्लो पॉइज़न दिया गया, जिसके बाद थोड़े थोड़े अरसे के बाद उनकी तबीयत बिगड़ती गई, लेकिन ऐसी तबीयत नहीं कि इंसान चल बसे, और अचानक फिर उनको हार्ट अटैक हुआ। इसकी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उनको कोई दिल का आर्ज़ा कभी भी ज़िंदगी में लाहक नहीं हुआ। और ये कयास आ रही की जा रही थी कि बशीर खान कुरैशी को उस गिरफ़्तारी में जो अचानक की गई थी और उनको गिरफ़्तार करके कुछ दिनों के लिए जेल में रखा गया, या कस्टडी में था, जेल में नहीं रखा गया, वहाँ उनको ये स्लो पॉइज़न दिया गया। दूसरा एक ये पहलू था कि नहीं, उनको एक सियासी जमात के ग्रुप के साथ कुछ चीज़ें तहाइफ़ में भेजी गई थी, जहाँ उनको वो स्लो पॉइज़न दिया गया था। और तीसरी क़यास आ रही ये है कि बशीर खान कुरैशी ज़ाहिर है उसके ऊपर 2-3 अटैम्प्ट हो चुके थे मर्डर के, और लोगों के जेबों से एजेंसियों के कार्ड भी मिले थे। और उसके बाद बशीर खान ने एक शख्स के टांग पर गोली खुद मारी थी, जब उनके जेब से वो सारी जो सबूत मिले कि उनको मार कर कहीं महफूज जगह पे जाना था। तो ये बड़ा वाक़या है सच्चल गोट का। और उसके बाद एक शख्स उसमें मारा गया और दूसरा जो है ज़ख्मी हालत में पकड़ा गया, जिसके जेब से वही कार्ड हैं और एंट्री पासेस वो सारी मिली। और इसके साथ उनके जो साथी थे वो भी कत्ल किए गए थे इस हमले में। तो इस सूरत हाल में बशीर खान कुरैशी ज़ाहिर है वो चले गए। उसके थोड़े अरसे के बाद उनके भाई और उन भाई के साथ जो दोस्त थे, उनकी गाड़ी को नौशर व फ़िरोज़ के करीब रात के टाइम पर गोलियां मारी गईं और मारकर उनको आग लगाई गई, जिसमें तमाम जो बॉडीज़ थी वो जल गई थी। इस तरह से सिंध में एक मज़ाहमती सियासत जो थी, जिसके सामने बशीर कुरैशी डट जाते थे या सिंध के हुकूक़ की बात होती थी, ये जो पीपल्स पार्टी आजकल बदमाशी कर रही है, उसकी एक रीज़न ये है कि उनके सामने डट के खड़े होने वाले कोई शख्स नहीं है। तो बशीर कुरैशी के पास बहुत बड़ा स्टेट पावर था, वो ग्रास रूट लेवल तक चले गए थे। उन्होंने फ्रीडम मार्च किए, जो 2 फ्रीडम मार्च हुए थे उनमें लाखों लोग आए थे और CNN ने भी उनकी कवरेज की। इस तरह से आलमी मीडिया में भी वो केस हाईलाइट हुआ, कराची के अंदर बहुत बड़े मार्च के साथ वो आए थे। तो वो शख्स जो हैं उनको रास्ते से हटाना ज़ाहिर है मकसूद था, तो वो हो गए। अब आते हैं कि इसी कराची में हामिद मीर के ऊपर हमला हुआ, फिर इमरान खान के ऊपर हमला हुआ। और इमरान खान ने अपनी जो रिसेंटली अपना बयान दिया कि अगर कुछ मुझे हो जाता है तो मिलिट्री इस्टबलिशमेंट के लोग उसमें मुलविस होंगे, और मौजूदा चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का उन्होंने नाम लिया जो उनके पेज पर है। अब आप सीधी सीधी बात है कि भाई ये पाकिस्तान जो है ये ज़ाहिर है किसी भी डेमोक्रेटिक लीडर के हाथ में नहीं है।
ये सारे लीडर इस वक्त अपनी खाल बचाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं और इनके हाथ में ना कोई पावर है, न इनकी कोई इज्जत है, न इनकी इनकी कोई वो जो मैंडेट है उसका कोई अभी एहतराम है जिसकी वजह से आए हैं। क्योंकि अगर ये मैंडेट होता तो नवाज़ शरीफ खुद वज़ीर आज़म बनते और उनको अब ये भी एहसास हुआ कि मेरे पास मैंडेट नहीं है, मेरे हाथ बंद जाएंगे। और सबसे बड़ा अलमिया ये हो गया कि जब इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन में जो प्लान किया गया शायद वो सारा फेल हुआ। तो अब जरदारी उस सारे प्लान में उसने फ़ायदा लिया। फैसल वावडा के ज़रिए उन्होंने इस्टबलिशमेंट के साथ अपना रास्ता क्लियर किया और उसके नतीजे में पीपल्स पार्टी ने फैसल वावडा को वोट भी दिया। जो किसी को बुखार नहीं देते वो अपना वोट अगर फैसल वावडा को देते हैं तो इसके पीछे एक लंबी कहानी हो सकती है जो आप सब समझदार हैं, समझ सकते हैं कि आसिफ जरदारी इतना बच्चा नहीं है कि जिस सेनेट की टिकट या सीट के लिए वो लोगों से करोड़ों रुपए लेते हैं और उसके बाद वो टिकट मिलती है, वो फ्री में किसी को इससे नहीं मिल सकती। तो ये डील का जो रास्ता था वो ये कहा जा रहा है कि फैसल वावडा के ज़रिए खुला। तो अभी जो हुकूमत है पाकिस्तान के अंदर, इसके पास तो कोई भी अखलाकी जवाज़ नहीं है। प्राइम मिनिस्टर को कोई पता नहीं है कि क्या करना है, वज़रा खुद परेशान है। सारी हुकूमत में सबसे जो तगड़े आदमी हैं वो भी जरदारी साहब के राइट हैंड हैं और वो हैं मोहसिन नकवी साहब। तो अब जो सूरत हाल बनती जा रही है इसमें यह भी है कि पेशावर में जो अभी कोर कमांडर से सीएम ने मुलाकात की तो उस पर बहुत सारे तहरीक इंसाफ के लोगों को ये राय है कि गंडापुर साहब को जो है ना ये मीटिंग नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जब आप चीफ़ मिनिस्टर बनते हो तो फिर आपके ऊपर बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है, आपको सबसे मिलना पड़ता है चाहे वो कोई भी हो। और चीफ़ मिनिस्टर की कुर्सी एक अलग बात है, उसके बाद फिर आपका नज़रिया ज़ाती तौर पर अलग बात है। तो इस तरह से मुलाकातें होती रहती हैं और आप इनके बगैर जी नहीं सकते। अब आते हैं कि दो सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिनके बारे में बगैर नाम लिए हुए कहा जा रहा है और अभी एक ट्वीट आया है और उसमें कहा गया है कि हामिद मीर को ख़तरा है, वो अपना ख्याल रखें। दूसरा जो कहा जा रहा है वो इमरान रियाज़ खान के लिए है कि उनके कत्ल का मंसूबा बनाया गया है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हामिद मीर का तो मुझे इतना पता नहीं, उनके ऊपर बिल्कुल मुश्किलातें आती रहीं लेकिन वो भी अपने उस मौक़िफ़ पर कायम है, इसलिए उनको भी ज़ाहिर रास्ते से हटाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हटाया जा सकता। और इसके साथ जो सबसे बड़ा ख़तरा है वो इमरान रियाज़ खान को है, था और रहेगा। क्योंकि इमरान रियाज़ खान साहब ये समझते हैं कि बहादुरी सब कुछ है लेकिन हिकमत अमली सब कुछ नहीं है। तो मैं इस प्लेटफार्म से इमरान रियाज़ खान को यही गुजारिश करता हूँ कि देखें, आपकी बहादुरी से कोई शक नहीं है किसी को, लेकिन हिकमत अमली और वक्त के साथ फ़ैसले करने का भी एक आर्ट आना चाहिए। उसमें आप किसी के पाँव नहीं पकड़ें लेकिन आप अपनी जान बचाने के लिए ज़रूर कुछ करें। और हमारे जो पैगंबर थे उन्होंने भी अचानक मौत या दुश्मनों से बचाव के लिए अपनी हिकमत अमलियाँ बनाई। तो आपको थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए। ये वीडियोज़, ये यूट्यूब, ये जलसे, ये बातें होती रहेंगी। अगर आपकी फैमिली, आपके बच्चे तकलीफ़ से गुजरेंगे तो हमें भी दुख होगा और इस मुल्क में कोई किसी का नहीं है। ये आप समझ लें कि ये जो सोशल मीडिया पर हमें या आपको करोड़ों लोग आपको फॉलो करते हैं या हमें लाखों लोग फॉलो करते हैं, ये सिर्फ़ एक हद तक मोहब्बत है। जब आपको अपनी मरने के बाद फैमिली को ही जल्दी होती है कि दफनाया जाए, जल्दी जल्दी करें और बस वापस आ जाएं, तो उसके बाद फिर ये सारे ज़ख्म भर जाते हैं। लेकिन औलाद और वालदेन और अपने बच्चों के लिए आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। बहादुरी अपनी जगह पे है, उससे कोई मैं नहीं कर सकता। लेकिन जो आपने एक चीज़ आई है, मुझे पता नहीं वो शख्स आपके साथ कर रहे हैं या नहीं, मैंने उनको भी मैसेज किया है कि सिंध के ऊपर ये इल्ज़ाम आया कि वहाँ से कातिल आते हैं। तो सिंध में ज़ाहिर है सारे फरिश्ते नहीं हैं, सिंध में गुंडे भी हैं, सिंध में उजरती कातिल भी हैं। कराची के अंदर आपको पता है 50,000 में लोग मारने वाले लोग भी हैं। तो ये कहीं से भी हायर किया जा सकता है, पंजाब से भी किए जा सकते हैं, आपके घर के अंदर से भी किए जा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अरशद शरीफ को मारने के लिए देखो उन्होंने कहाँ से कहाँ तक मिसाइल मारा। तो कहाँ से लोग जो है ना कहीं कर सकते हैं, घर के भेदी भी हो सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है। आज सुबह सिंध में तो आपको पता है अली हसन ज़हरी, अली हसन बरोई टायर पंक्चर लगाता था नवाब शाह में। आसिफ जरदारी उसके कट्टर दुश्मन थे। आज वो आसिफ जरदारी के करीबी साथियों में शुमार होता है। पहले उन्होंने अपनी बीवी को सेनेटर बनाया 25 करोड़ रुपए देकर, आज उनकी बहन सेनेटर बनी है। तो ये इस्टेब्लिशमेंट की सारी जो है ना रजामंदी के बगैर नहीं हो सकता ये सब कुछ। तो मेरी इमरान रियाज़ खान साहब को ये रिक्वेस्ट है और हामिद मीर साहब को भी कि हिकमत अमली अपनाएं और इसके साथ अपने आप को कभी
जिस तरह से पानी का बहाव होता है, कभी धीमा कभी सख्त, आपको मैं ये नहीं कहता कि आप अपने नज़रियात से हाथ उठा लें, मज़लूमों की आवाज़ बने ज़रूर, मगर इस तरह से जब ये आवाज़ें दब जाएंगी तो इसके बाद हमें कोई आवाज़ नज़र नहीं आ रही। तो ये जो मुल्क के अंदर एक सूरत हाल पैदा की जा रही है कि जितनी भी आवाज़ें हैं उनको ख़त्म कर दो, और फिर सब येस मैनों की एक आवाज़ आना शुरू हो जाएगी, और मुल्क के अंदर यही जंगल का कानून होगा। हर बंदा फिर उन्हीं के सामने झुकेगा और उन्हीं के साथ मिलके ही काम करेगा, और कोई भी हक और सच की आवाज़ नहीं उठा पाएगा। तो इसलिए मेरा ये है कि अपने उठने बैठने में एहतियात करें, और मैं इमरान रियाज़ खान साहब को ये कहता हूँ कि अपने खाने पीने की चीज़ों का एहतियात करें, और आपसे जो लोग मिलने आ रहे हैं उनसे भी आप मिलें ज़रूर, लेकिन आप अपने ग्लव्स वगैरह पहने और फिर हाथ मिलाएं तो बेहतर है। किसी से खामखा गले मिलने का फ़िलहाल आप बंद कर दें। और दूसरा मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी एक्टिविटीज़ थोड़ी सी तर्क कर दें कुछ वक्त के लिए, हालात जब बेहतर हों। आप वीडियोस बनाएं, दूसरी वीडियोस बनाएं, दुनिया को दिखाएं। आज चांद गिरन था कहीं पाकिस्तान में, कहीं सूरज गिरन है, वो आप बना लें। कोई व्लॉगिंग स्टार्ट करें, लोग आपको उसमें भी पसंद करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप न्यूज़ की खबरें देते रहें, आप व्लॉगिंग स्टार्ट करें, डेली व्लॉगिंग शुरू करें, अपनी रूटीन दिखाएं, अपने घोड़े दिखाएं। तो ज़िंदगी है तो सब कुछ है। आप जब इन चीज़ों से आप तो बहादुरी में मतलब चले जाएंगे, पर पीछे वही है कि कोई सिवाय औलाद के और सिवाय फैमिली के बाकी किसी को गम नहीं होगा, ये मैं आपको बता दूं। और पाकिस्तान वो कंट्री है नहीं जहाँ शहीदों की या जान की कुर्बानी देने वालों को कोई याद करे। कुछ दिनों तक लोग रोएंगे, फिर वही होगा। बेनज़ीर भुट्टो को जिन्होंने मरवाया, बेनज़ीर साहिबा चली गई, दूसरे अयाशियाँ कर रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग थोड़ा सा एहतियात करें तो बेहतर है। और मुझे लगता है कि आपको ज़रूर रास्ते से हटाने की कोशिश की जा रही होगी, और कहीं भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो सकती है, आप घर में स्लिप हो सकते हैं, आपको पता भी नहीं आपके रूम की चाबियां कहाँ कहाँ होंगी। तो इस तरह से थोड़ा एहतियात करें, अपनी सिक्योरिटी पे और अपने खाने पीने पे स्पेशली आप कंप्रोमाइज़ ना करें। लोगों से हाथ मिलाना बंद कर दें, जूते भी चेक करके पहने, अचानक जूते चेंज कर लिया करें। ये मेरी गुजारिश है दोनों को, हामिद मीर साहब को भी और इमरान रियाज़ खान को भी। अब आते हैं सूबा सिंध के अंदर, कि सूबा सिंध के अंदर आसिफ जरदारी साहब ने कोई इलेक्शन से पहले एक मिनिस्टर साहब हैं उनको इस दुबई बुलाया, और दुबई बुला के उनसे सारा हिसाब किताब लिया। ये मुखबरी भी कहा जा रहा है कि किसी वज़ीर, साबिक वज़ीर ने की थी, जो अब मौजूदा भी टीम में होंगे यकीनन। और उन्होंने कहा कि इनके पास ये वजारतें थीं, तो उनसे इन्होंने इतना कमाया है और ये सारी प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं। तो नतीजे में फिर ये डिसीशन हुआ कि आप ये हमें वापस करें। वही किस्सा शुरू हो गया, और सुनने में ये आ रहा है कि वो बड़े शरीफ आदमी हैं, उन्होंने मजबूरन कुछ जो कमाया था वो वापस कर दिया है। अब तक मैं बहुत सारे लोगों से कंफर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, कंफर्म नहीं हो रहा, लेकिन एक जो उनके बहुत करीबी शख्स हैं उन्होंने ये कहा कि हाँ इस तरह की सूरत हाल हुई है। और वो 7-8 दिन दुबई में डिप्रेशन में भी रहे, वहाँ परेशान रहे, और फिर उनकी फैमिली गई उनको वहाँ से लेने। अब जो भी वो कर रहे हैं, मुस्कुराहट चेहरे पे रख के बेचारा वो कर रहा है मजबूरन काम। उनको वो वजारतें भी नहीं मिली जो उनको मिलनी चाहिए थी। इसके साथ मुराद अली शाह भी उनके ख़िलाफ़ हैं। मुराद अली शाह भी नहीं चाहते कि ये आगे आएँ, क्योंकि मुराद अली शाह को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनसे हो सकता है कि फ्यूचर में शायद उनको बड़ी अहम ज़िम्मेदारी मिल जाए। तो इसलिए उन्होंने उनके सारे पत्ते ख़त्म कर दिए, काट दिए हैं। और जो मेरे पास इत्तला है कि तकरीबन 2 से ढाई अरब रुपए की प्रॉपर्टी थी जो वापस ली गई है, जो इत्तला है। अब इसमें वलालम मैं गलत बात नहीं करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, और मेरे लिए वो बड़े काबिल एहतराम है। मैं बड़ी उनकी दिल से इज़्ज़त करता हूँ जिस शख्स के बारे में ये मेरे पास इत्तला है। तो मैं उनका फ़िलहाल नाम नहीं लूँगा, और बाद में मैं आपको मज़ीद तफ़सीलात बताऊँगा। इस वक्त सूबे सिंध के अंदर जो आपको पता है कि हुकूमत चलाने वाले 3-4 लोग हैं, और उन तमाम लोगों के हवाले किया गया, जिसमें एक हैं हमारे धोबी, जो कपड़े धोते थे नवाब शाह के अंदर, और फिर फरियाल तालपुर साहबा के राइट हैंड बने, वफ़ादार साथी बने, और उसके नतीजे में उनको वज़ीर दाखिला सिंध बनाया गया। और इस वक्त पार सिंध की तमाम पुलिस जो है वो उनके सामने है। वक्त वक्त को सलाम है, पता नहीं अल्लाह ताला ने
उनको इज़्ज़त दी है या हमारे लिए अज़ाब पैदा किया है, पता नहीं है। लेकिन उनके आते ही सिंध के अंदर डाकू एक्टिव हो चुके हैं, हाईवेज़ पर रॉबरीज़, अगवा सब चीज़ें होना शुरू हुई हैं। आप इससे अंदाज़ा करें कि कल ये जो ग़ुलाम आईजी हैं, ये कश्मीर के दौरे पर निकले और डाकुओं ने शहर के बाहर से आके बाप बेटे को अगवा कर लिया, जिनको 2 दिन के बाद जो है सरदारों ने आज़ाद करवाया है। तो सूरत-ए-हाल इस नहज पे पहुंच चुकी है। तो आईजी को भी सलामी मिली है डाकुओं की तरफ से कि तुम विज़िट करो, लेकिन हम तो कहीं से भी आके उठा लेंगे। अब पीपल्स पार्टी ने एक अंदर में ये लोगों को बताना शुरू किया है कि ये झगड़ा जो है वो बड़ी लेवल का है। 2 इदारे आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि एक इदारा हमसे खुश है और एक इदारा हमसे नाखुश है। इसलिए ये इनकी झगड़े में है, ये अगवा और ये जो बदअमनी हुई है ये शुरू हुई है, और इसको हम ख़त्म इसलिए नहीं कर सकते कि ये इदारे जो हैं आपस में जब ठीक होंगे तो शायद मामला ठीक होंगे। और इन्होंने इसलिए बयान दिया सीएम सिंध ने कि इनके पास ये मिलिट्री की तरह जो हथियार हैं ये कहाँ से डाकुओं के पास आते हैं, ये उन्होंने सवाल किया था। तो इसका ये इशारा इन्होंने दिया था। अब ये हालत है कि कश्मीर, कंदकोट, जैकबाबाद, घोटकी और लाड़काना का कुछ हिस्सा, खैरपुर, इसमें आप शाम में कोई ट्रैवल नहीं कर सकते। और सब के सब ये जो सूरत मतलब रास्ते हैं वहाँ कानवाई चलती है। और इसके पीछे एक और कारण भी ये है कि डाकुओं के नाम पर अरबों रुपए फिर पुलिस खाएगी, और पुलिस के जो फ्रंट मैन हैं, जो पुलिस को चलाने वाले जो लोग हैं, जो इस सिंध हुकूमत का हिस्सा हैं, वो फिर दोबारा इनसे पैसे लेंगे, फिर बजट खाया जाएगा, कभी बख्तरबंद गाड़ियों के नाम पर, कभी गोलियों के नाम पर। ये जाके जंगल में गोलियां चलाते हैं, लगती किसी को भी नहीं है, और रोज़ाना किसी न किसी घर को आग लगा के कहते हैं कि हमने ये घर भी गिरा दिया, हमने ये भी। लेकिन अब तक ये फहरिस्त नहीं आई कि कितने डाकुओं के घरों को इन्होंने गिराया है, कितने डाकुओं को पकड़ा है। कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, एक भी डाकू हलाक नहीं हुआ है। लेकिन डाकू अपना काम कर रहे हैं और पुलिस सिर्फ बजट खाने में मसरूफ़ है। अब आखिरी बात कि खुर्शीद शाह साहब ने सखर में एक स्टेटमेंट दिया है कि प्रिया कुमारी का जो लापता होने का मामला है, ये वालिदैन को 3 साल के बाद क्यों याद आया है। आप अंदाज़ा करें कि खुर्शीद शाह के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उनके रिश्तेदार हैं संगरार के, जिन्होंने प्रिया कुमारी, एक 3 साल की बच्ची थी जो ये अपना मुहर्रम के दौरान 10वीं मुहर्रम पर अपने बाप के साथ वो जो है ना सबील बांट रही थी उस छोटे से शहर में। बाप थोड़ा इधर हुआ तो पीछे से बच्ची गायब हो गई, कोई अता पता नहीं चला। पुलिस ने इंक्वायरी उस वक्त की और फिर छोड़ दी। आज उनको इतना अरसा हो चुका है, 3.5 साल होने को हैं, उस बच्ची का कोई अता पता नहीं है कि उसको ज़मीन खा गई, आसमान खा गया, कहाँ गई, ज़िंदा है नहीं है। अब जब उस पर सोशल मीडिया पर आवाज़ उठना शुरू हुई तो बहुत सारी क्या साराइयाँ हुई कि शायद इस बच्ची को संगरार के जो बासर लोग हैं, जाहिद शाह जो खुर्शीद शाह के रिश्तेदार हैं, उन्होंने शायद अगवा किया हो या उनके साथ कोई ताल्लुक़ हो। फिर दूसरा ये है कि वहाँ ये जो कबीले हैं खाना बदोश, वो भी आया करते थे, शायद उन्होंने अगवा कर ली हो। अब पुलिस कुछ भी नहीं कर रही। तो ये केस अब सोशल मीडिया पर इतना हाइप उसने क्रिएट की कि इस वजह से सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया तो खुर्शीद शाह ने सहाफ़ी को भी धमकी दी, और उसके बाद इन्होंने ये कहा कि ये कैमरा बंद होता तो मैं आपको समझा देता। अब वालिदैन ये कहते हैं कि भाई खुर्शीद शाह जब चाहेगा हमारी बच्ची वापस आएगी। अब इससे अंदाज़ा करें कि जो प्रिया कुमारी के वालिदैन हैं, उनका ये बार बार कहना है कि खुर्शीद शाह जब चाहेगा तो बच्ची आएगी, लेकिन खुर्शीद शाह का ये कहना कि 2 साल 3 साल के बाद बच्ची कैसे याद आई। तो मैंने अपनी सिंधी में वीडियो में बनाई, उसमें मैंने उनको कहा कि खुर्शीद शाह को अपनी बेटियां प्यारी हैं, लेकिन दूसरों की बेटियों के लिए सवाल करता है कि उनको कैसे याद आ गई। और खुर्शीद शाह साहब को ये सोचना चाहिए कि औलाद कभी भी जो है ना, वो उनका गम हमेशा ताज़ा रहता है। शायद खुर्शीद शाह को ये औलाद का गम मिला नहीं है, खुशनसीब हैं जिनको ये गम मिला है। उनसे जाके पूछें कि उनकी नींदें, उनकी रातें कैसी कटती हैं, चाहे उनको 20-20, 25-25 साल हो चुके हों। एक बच्ची अगवा हुई है हिंदू कम्युनिटी की, और उसके बाद खुर्शीद शाह के पास ये ज़मीर नहीं है, बेज़मीर होकर वो ये बातें कर रहे हैं। अब हमारा ये शक है या वालिदैन का ये शक है कि जिन लोगों ने अगवा किया है प्रिया कुमारी को, या जिनके पास वो कब्ज़े में है, मे भी खुर्शीद शाह उनको बचाना चाहते हैं।
तो मेरी गुजारिश है आप तमाम दोस्तों को जो सोशल मीडिया पे हैं कि प्रिया कुमारी के लिए आवाज़ उठाएं, और खुर्शीद शाह के इस बयान की मैं मज़म्मत करता हूं। और सिंध हुकूमत ने जो जीआईटी बनाई है, उसमें जो जीआईटी का जो अफसर है, अभी जो एक कमेटी बनाई गई है जिसमें डीआईजी हैं, वो दो तीन अफसरान तो अच्छे हैं, लेकिन उन अफसरान ने जो नीचे एक बंदा रखा है सिराज लाशारी, ये वही हैं जिन्होंने नाज़िम जोखियों के कत्ल केस को ख़राब किया, एक और केस था उसको ख़राब किया। उसी शख्स को दोबारा प्रिया कुमारी की इंक्वायरी का अफसर बनाया गया है। ये मौलवी साहब हैं, मौलवी की जो दाढ़ी है वो सिर्फ़ और सिर्फ दिखाने के लिए है, बेईमान आदमी है। और ये शख्स केस को ख़राब करने के लिए हमेशा आता है, दाढ़ी का फ़ायदा उठाता है और सरदारों को, बड़े बड़े लोगों को बचा के और अपनी अच्छी पोस्टिंग ले लेता है। तो मैं इन जीआईटी के मेंबरान से मुतालबा करता हूँ कि सिराज लाशारी को हटाया जाए और नया कोई अफसर, अच्छा अफसर तैनात किया जाए। और इस कमेटी को ये भी अख्तियार होना चाहिए कि वो खुर्शीद शाह को भी गिरफ़्तार कर सकें या उनसे पूछताछ करें और जाहिद शाह को गिरफ़्तार करें।